अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इजराइल ईरान की जंग जो है वो एक नए लेवल पे, नई सतह पे पहुंच चुकी है। मैं आपको आज चंद बातें बताना चाहता हूं जो बड़ी अहम है। इजराइल जो है ये कई साल से हमला करने का प्लान कर रहा था। आज खुद अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन ने यह कह दिया कि नेतन्याहू की कई साल पुरानी ख्वाहिश है ईरान पे हमला करना, क्योंकि वो समझता है कि ईरान पे हमला करने से उसका इक़्तिदार जो है तूल पकड़ेगा। अब ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात कह दी है तो अब तो किसी को शक व शुबा इसमें नहीं रहना चाहिए कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह कोई नहीं। ये तो सारा बहाना है, निशाना असल में कुछ और है। नेतन्याहू जो है और नरेंद्र मोदी इंशाल्लाह ये तो कुत्ते की मौत मरेंगे, मेरा तो ये बिलीफ है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन हो क्या रहा है इस जंग में? इस जंग में और इससे ज़रा पहले की जो जंग है जो गाज़ा के अंदर हो रही है इतने अरसे से, वहाँ पे इजराइल ने हर किस्म की हद पार कर ली है। यही उन्होंने कोशिश ईरान के अंदर की कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए, असैसिनेशंस की जाएं लोगों की इंडिविजुअली, और मिलिट्री जनरल्स हों या साइंटिस्ट कह के लोगों को कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए। चले, उन्होंने कर लिया। तो ईरान ने भी जवाबी तौर पे जब कार्रवाइयाँ की तो फिर उसने भी कुछ सिविलियन इलाकों पे भी मिसाइल्स मारे, बम मारे। तो अब इसराइल की चीखें निकल गई हैं। वो भाग भाग के अमेरिका के पीछे छुप रहा है और वो कह रहा है कि आओ हमें बचा लो या जंग में कूद जाओ और ईरान पे हमला करो, और B-52 बॉम्बर्स लेके आओ और ये करो वो करो और न्यूक्लियर उड़ाओ और ब्ला ब्ला ब्ला। हो क्या रहा है? आज और कल यूरोप के कुछ ममालिक जो हैं वो एक सीज फायर के फॉर्मूले के ऊपर बैठ कर उसके ऊपर मुशावरत करेंगे इन फरीकैन के साथ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पेशरफ्त होगी। उसकी वजह कि यूरोप जो है उसको तो इजराइल समझते ही कुछ नहीं। देखिए, पीस हमेशा चौधरी मुजारों की कराते हैं, मुजारे चौधरियों की नहीं कराते। तो यहाँ पे अमेरिका करा सकता है सीज फायर, या फिर अपना जो है इन दिस केस चाइना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ईरान भी शायद अमेरिका की बात उस तरह से ना माने, चाइना की मान सकता है। और नेतन्याहू को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर है। लेकिन हो क्या रहा है इस पूरी जंग में जो 9वें दिन पे अब एंटर हो गई है? मैं आपको बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक बात बता रहा हूँ कि इजराइल के अंदर $500 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। $500 बिलियन मैं कह रहा हूँ। ईरान में बड़ा नुकसान है, ये मैं आपको बता दूं। ईरान में बेशुमार तबाही हुई है, नुकसान हुआ है, लेकिन हम ईरान से तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो अपना दिफा किसी तरह करेगा या अपना बचाव कर सकता है। लेकिन जिस तरह उसने पेनिट्रेट करके दुनिया के 4 सबसे ज़्यादा माने हुए नामी ग्रामी एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करके उसने इजराइल की चूल्हे हिला दी हैं पकड़ के, वो काबिल तहसीन है और मिलिटरली उसको डिस्कस किया जा रहा है। कल हमने इसको थोड़ा सा टच किया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं दोबारा अपने उसी एनालिस्ट को लेके आऊँ, सकलैन इमाम। मैंने आपको कल तारुफ में बताया था कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे सीनियर होते थे, फिर कई साल BBC के साथ भी मुंसलिक रहे लंदन के अंदर, और इन्होंने बड़ी तहकीक की है इन सारे मिसाइल सिस्टम्स पे। क्योंकि इस वक्त देखें, ना एयरफोर्स की लड़ाई हो रही है, ना नेवी की लड़ाई हो रही है, ना ज़मीनी अफवाज की लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है तो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स की हो रही है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सकलैन इमाम, अस्सलाम वालेकुम। सकलैन साहब, मेरे पास जो लिस्ट है लेटेस्ट तो हमारा सेजल मिसाइल इजराइल ने, उससे पहले खैबर, इमाद, शहाब, गदर, पावे, फतह, खैबर शिकन और हाजी कासिम या हाज कासिम। आप मुझे बताएं और मेरे नाजरीन को भी बताएं कि इन मिसाइल्स में क्या क्या फ़र्क है और कैसे ये पेनिट्रेट करते रहे। 4 एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए इसराइल के, और फिर भी जाके इतनी तबाहकारी वहां मचा दी। एक हमें पहले समझने की ज़रूरत है जो इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो उनके पास एयर डोम है जो कि अमेरिका ने उसे सप्लाई किया हुआ है। एयर डोम यानी सॉरी आयरन डोम जो है, ये असल में मुकामी यानी हमास के या फ़लस्तीनियों के या हिजबुल्लाह के जो रॉकेट जैसे बहुत ही आप कह लें कि पुरानी नस्ल के जो मिसाइल्स रॉकेट्स थे, उनको रोकने के लिए था।
क्योंकि वहाँ से अक्सर आते रहते थे। तो इन्होंने कहा कि या एक परमानेंट इंतज़ाम कर लिया जाए। एक तो इसराइल ने अपने जो उसकी अपनी तय करदा जो सरहद है वहाँ पे उसने फसील बनाई हुई है, फेंस जिसको वो, कि तो फेंस नहीं है बल्कि वो कंक्रीट की वॉल है। और साथ उसने ये आयरन डोम खड़ा किया था कि अगर इनसे मिसाइल है तो उसको रोक लिया जाए। तो आयरन डोम जो है वो ईरानी मिसाइल्स के सामने तो बेकार है। लेकिन आयरन डोम्स के अलावा जो उसके पास तीन बड़े हैं, एक उनमें है डेविड स्लिंग जो उनका अपना बनाया हुआ है, एक एरो 1, एरो 2, एरो 3, ये बड़े हाई क्लास के हैं। और सबसे टॉप का जो है वो है थार्ड। तो ये थार्ड एक ऐसा मिसाइल है, ये अमेरिका के बनाए हुए हैं ये, कि जो अगर कोई बड़ा पावरफुल बैलिस्टिक या इवन सोनिक मिसाइल भी आए तो ये उसको जब वो मिसाइल क्रूज यानी बैलिस्टिक मिसाइल जो जब ये पहले आसमान में जाता है फिर ये एक सर्कल बनाता हुआ यानी कौस कौस क़ज़ा बनाता हुआ फिर दूसरी तरफ ये नीचे गिरता है जो इसका हदफ होता है। तो जब ये वापस गिर रहा होता है तो वहाँ पे इसकी स्पीड और भी तेज़ हो जाती है, ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, यानी वो ज़मीन की उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एक तो इसका अपना प्रोपल्शन होता है यानी अपनी जो इसकी पुश होती है, इसका ईंधन जल रहा होता है, दूसरे ग्रेविटी भी होती है। तो वहाँ पर थार्ड के पास सलाहियत है इसको रोकने की। और थार्ड यही सिस्टम जो है जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया, जापान और अपने ऐसे जो ममालिक जिनको वो समझता है कि वहाँ पर नफरत किया हुआ और अपने यहाँ लगाया हुआ है। तो इन निज़ामों में जब ईरान ने अभी जो यानी अव्वल तो हमें पहले भी याद रखना चाहिए कि ईरान ने से पहले दो मिसाइल के हमले किए थे, एक अप्रैल में पिछले साल, एक उसके बाद एक किया था। तो उसके बाद फिर इसराइल ने फिर किया था ईरान पे हमला, लेकिन ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि अमेरिका ने या दूसरे ने कहा कि जब हम आपसे की बातचीत कराते, मामला तय कराते, आप मजीद हमले ना करें। और जो ईरान की जो मौजूदा क़यादत यानी सदर साहब जो है ये रिफॉर्मिस्ट हैं जो मगरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पता नहीं हम इस मौजू में बात कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो आप किसी वक्त इस पर बात कर सकते हैं कि ये ईरान के अंदर कितना बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट का नुकसान हुआ है इस सारे हमले की वजह से, जो कि एक पुरअमन तब्दीली ला रहे थे ईरान के दौर अंदर। तो खैर इन लोगों ने अमेरिका की बात मान ली और इसराइल पर तीसरा हमला नहीं किया, जबकि ईरान इन पर तीन हमले कर चुका हो, इसराइल इन पर तीन हमले कर चुका हुआ है। तो अब जब ये जंग शुरू हुई तो पहले दिन तो आपके इल्म में है कि इसराइल ने इनकी पहले लीडरशिप सारी हलाक कर दी। और उसके बाद ये जब संभले तो 15 एक घंटे लग गए और उसमें संभलने के बाद फिर इन्होंने अपने मिसाइल शुरू किए। और जाहिर है इब्तदाई तौर पे मिसाइल जो है इन्होंने वो मारे हैं इसराइल के ऊपर जो कि 20-20 साल पुराने थे। और जाहिर है शुरू में आप इस तरह एहतियात से मारते कि आप पहले आप चेक करते हैं कि आपके पास कहाँ कहाँ पे रुकावट होगी, कॉरिडोर कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, यानी रास्ते कहाँ पे बने हुए, ये आप ये समझ लीजिए जिस तरह माइंस का काम होता है ना, कि आप बारूदी बारूदी सुरंगें लगा देते हैं। तो फिर वहाँ पे आप चेक करते हैं पहले कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें कमज़ोर हैं या कम हैं, फिर आप वहाँ से एक रास्ता बनाते हैं आगे बढ़ने का। तो इसी तरह इन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पे उनके एयर डोम्स या एयर डिफेंस सिस्टम जो बड़ा मजबूत है, तो वहाँ से हट के फिर उन्होंने दूसरे रास्ते तलाश करने शुरू किए। और फिर साथ एक स्ट्रेटेजी ये रखी ईरान ने कि अगर मैं लंबा हूं तो आप मुझे रोक दिएगा ज़रा, ठीक है मुबशर? नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ आज आपको मैंने गेस्ट ही इसलिए लिया ताकि आपसे मैं तफसील से बात सुनूं। ठीक है। तो इन्होंने एक एक ये तरीका किया कि जब आप मिसाइल फेंक रहे हैं तो मिसाइल ज़रा सा ईरान का जो है वो महंगा है, यानी वो समझे कि $50,000 से लेकर $2 लाख के दरमियान है। ईरान के मिसाइल बहुत महंगे नहीं हैं, जबकि उनका जो एयर सिस्टम डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का वो हर लिहाज से महंगा है। मैंने इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। मसलन इस वक्त जो अगर चलिए मौजूद रोक लेते हैं अभी कॉस्ट जो है इसकी। तो ईरान ने ये पहले कॉरिडोर बनाने शुरू किए, फिर साथ साथ जब उन्होंने हमले किए तो उस हमले में तीन चार चीज़ें इकट्ठा भेजी। एक तो ये कि बहुत ही हल्के किस्म के मिसाइल भेजे, और फिर साथ ड्रोन्स भी भेजे, और फिर उसके साथ ज़रा हाई क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, और फिर साथ सुपरसोनिक, और अब उसके बाद वो हाइपरसोनिक पर आ गए हुए हैं। तो इससे ये हुआ है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें ड्रोन्स भी उनके रडार पे आते हैं, उन छोटे मिसाइल्स भी आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आते हैं, हाइपरसोनिक भी आते, सुपरसोनिक भी आते हैं और हाइपरसोनिक भी आते हैं। तो जब मिसाइल पे कोई एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पे जब कोई भी एक निशान आता है
तो जो उनके अपने ऑटोमेटिक जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, वो रॉकेट फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो लोकल डिफेंस कमांडर है वो ये तय करता है कि अभी हमने फायर करने हैं या नहीं करने हैं। तो अब उसकी एक जजमेंट होती है कि वो कहाँ पे फायर करे ना करे। तो आमतौर पे वो जो समझदार कमांडर्स बैठे होते हैं वो ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनकी स्पीड से, कि हल्का आ रहा है, हल्की स्पीड में आ रहा है तो इसका मतलब ये ड्रोन है। और अगर ये तेज़ स्पीड में आ रहा है तो ये मिसाइल है। और अगर बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा है तो ये फिर कोई बैलिस्टिक या सुपरसोनिक मिसाइल है। उसको रोकना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, इतनी इस जजमेंट में ही देर लग जाती है। तो ये सिस्टम रख के जब ईरान ने अपने फायर करना शुरू किए तो उनका डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट करना शुरू किया। उस एग्जॉस्ट करने के दौरान जब इसराइल के जब मिसाइल्स चलते हैं, यानी जो डिफेंस करने के, यानी मिसाइल्स को रोकने के लिए जो उनके अपने सिस्टम चलता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको फौरन वो रिप्लेस करते हैं। इस रिप्लेस करने में कम से कम 10-15 मिनट 11-12 मिनट तो लगते हैं। या ज़्यादा 1 घंटा भी लगता है। मतलब थर्ड मिसाइल जो है वो फौरन नहीं रिप्लेस होते हैं। आप इस सिर्फ जो आयरन डोम है इसको जल्दी से क्योंकि इसकी एक बैटरीज होती हैं, एक ही सिस्टम होता है जिसके अंदर कई 50-50 या 100-100 मिसाइल लगे होते हैं छोटे छोटे। तो पूरे एक सेट को निकाल के पूरा एक दूसरा सेट लगा देते हैं। जबकि जो थर्ड मिसाइल जैसे या डेविड स्लिंग जैसे जो मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम जो है, इनमें एक देर लगती है। तो इस सारे 15 मिनट में 10 मिनट में नहीं तब्दील होते, बहुत वक्त लेते हैं। तो वो ये सब विंडोज़ बनती हैं। उन विंडोज़ के तहत अगर आपको याद है जो ईरान ने पहला जो अटैक किया था गालिबन अप्रैल में पिछले साल, उसमें उसने पहले बहुत सारे ड्रोन्स भेजे थे। और उन ड्रोन्स ने एक खौफ पैदा किया और उनके मिसाइल चलना शुरू हो गए डिफेंस सिस्टम के, इसराइल के। उसके बाद इन्होंने आराम से बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, जो कि इनके इसराइल के जनूब तक उनके मिसाइल जाके एयरपोर्ट्स पे लगे हैं और उससे नुकसान हुआ था। बहरहाल आपको तो जंग की हालत में कोई भी सच नहीं बोलता। तो इसराइल ने कहा जी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो अब इस सिस्टम में रह के ईरान एक, यूं समझ लीजिए कि एक टेक्निकली हल्की कॉस्ट और अभी भी हल्की टेक्नोलॉजी के जरिए हमले करता रहा इसराइल पे, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आके उन्होंने ये अब जो सजील का जो नाम लिया जा रहा है, अभी ये ईरानियों ने खुद अपने तौर पे नहीं कहा कि ये सजील मिसाइल है। हो सकता है ये खुर्रम शहर 4 हो, यानी खुर्रम शहर चहारुम जिसको हम कहेंगे फारसी जुबान में। खुर्रम शहर इनके एक शहर का नाम है जो ईरान इराक वॉर के दौरान बहुत बड़ा बैटल सीन बना था वहाँ पे। तो इन्होंने उस शहर के नाम पे ये खुर्रम शहर रखा हुआ है। तो अब उस खुर्रम शहर चहारुम या सजील 3 कह लें आप, अभी इसके 3 नाम, ये 2-3 नाम चल रहे हैं। लेकिन हतमी तौर पे ईरान ने ऐलान नहीं किया है कि कौन सा मिसाइल है। लेकिन एक बात जिस पे सब, यानी माहिरीन, मगरिब के माहिरीन, डिफेंस एनालिस्ट और मिसाइल्स के जो एनालिस्ट हैं, वो इस बात पे तस्दीक कर रहे हैं कि ये नया मिसाइल है, ये इससे पहले नहीं देखा गया है। इससे पहले इसकी एक शक्ल 2023 में देखी गई थी सजील 1 के नाम से। तो अब ये सजील 3 कहा जा रहा है और इसलिए इसको 25 का मिसाइल कहा जाता है, यानी 2025 का मिसाइल, यानी जो पहली मरतबा जिसकी नकाब कुशाई हुई है या जिसका चेहरा दिखाया गया है। तो इसकी जो प्लाज्मा निकलती हुई जो लहरें हैं, बाज़ लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, अब तस्दीक हो रही है। और बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि जो MSN न्यूज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ जो एक है वेबसाइट, उसने इस पर बहुत अच्छा एक आर्टिकल तफसीली लिखा हुआ है। लेकिन उसने इसका नाम खुर्रम शहर चहारुम या खुर्रम शहर 4 लिखा है। अब अभी तक हतमी तौर पे। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सकलेन साहब, मैं पढ़ रहा था कि जो इजरायली एयरफोर्स टारगेट कर रही है वो ख़ास तौर पे इरानियन एयर डिफेंस को और ये जो इनके मोबाइल लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको टारगेट कर रही है। और उनके मुताबिक 35% इन्होंने जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको उड़ा दिया, तबाह कर दिया। और इसी वजह से पहले 200 मिसाइल से हमला किया ईरान ने, उसके बाद 100 हो गए, अब हम देख रहे हैं 10 से भी हमला किया है। तो क्या इसकी वजह रॉकेट, वो जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनकी कमी है, मिसाइल्स की कमी है, या कोई और रीज़न है? देखिए जो जो एक आप जैसे कि आप जानते हैं अच्छी तरह, आप खुद भी थोड़े से दिफाई अमूर पे नज़र रखते हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में देखा, बड़ी गहरी बातें करते हैं जो आम लोग नहीं कर पाते हैं। जंग में सबसे पहला कैजुअलिटी जो होती है वो सच की होती है, सच बोलना बहुत जरूरी दैट्स होती है। ट्रू।
तो अब इसराइल भी बहुत सारी बातें कर रहा है और ईरान भी कर रहा होगा। ये एक जंग का हिस्सा है। इसराइल जब ये कहता है कि उसने ईरान का एक डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया, तो आप जहन में दो चीज़ें रखें कि जो हाई क्लास के जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के पास शुरू से नहीं है। ईरान के पास एक साल पहले ही एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से आया था, जो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि रूस की अपनी बड़ी कंडीशनैलिटीज़ थी ईरान के साथ जो देते हुए। और फिर यूं कह लीजिए कि रूस की कुछ स्ट्रेटेजिक नीड्स या स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रिक्शंस थी। एक जहन में रखें कि रूस और चीन जो है अभी तक ईरान की उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह के अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा जी है, हाँ। मुकम्मल तौर पर खड़ा हुआ है। ये दोनों ममालिक अभी भी अमेरिका की बनाई हुई बिसात के उसूल और जवाबित के अंदर बैठ के खेल रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूं बता दूं, जिस तरह एक होती है फुटबॉल टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड की कह लें या लिवरपूल की कह लें या मैड्रिड की कह लें, ये टीमें हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ताकतवर टीमें हैं। और इनके ऊपर एक है फीफा, जो इन तमाम टीमों को रेगुलेट करता है, इनके लिए रूल्स बनाता है कि इसके इस रूल और इस उसूल और जवाबित के तहत आपने मैच खेलना है। तो आप इस वक्त समझिए कि दुनिया में से फीफा जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका ने रूल्स बनाए हुए चीन और अमेरिका के लिए भी, और चीन और रूस के लिए भी। और चीन और रूस जो है उन रूल्स के अंदर ही बैठकर खेल रहे हैं, फीफा के रूल्स के तहत। तो अब यूं समझिए कि अमेरिका ने जो सब दुनिया में जो रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, ये दोनों ममालिक उसके अंदर बैठ के खेल रहे हैं। वो अलग बात है कि ये फीफा की अपनी मंजूर नज़र टीम को भी बीट कर सकते हैं कि सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। अल्टीमेटली फीफा जो है वो अमेरिका ही है। इसीलिए क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की भी सैंक्शंस लगी हुई है और अमेरिका की अपनी सैंक्शंस लगी हुई हैं। और अमेरिका के सैंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपने मुल्क में सैंक्शंस लगा रहा है कि आप अपनी इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि अमेरिका की सैंक्शंस में ये भी एक हिस्सा है कि अगर कोई और मुल्क ईरान के साथ इन रूल्स को तोड़ता हुआ कोई भी तजारत या कुछ सप्लाईज या ताउन करेगा, तो उस पर भी ये सैंक्शंस ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। तो उसके नतीजे में इस वक्त ईरान पूरी तरह कटा हुआ है दुनिया से। ईरान का जो तेल इस वक्त चीन जा रहा है, वो चीन ने एक समझे कि एक मेरी नज़र में स्ट्रेटेजिकली अच्छा काम किया है, लेकिन इखलाकी तौर पे बुरा काम किया है कि वो ईरान से उसका तेल जो है वो 20% रियायत पे ले रहे हैं, कि हम ले रहे हैं वरना कोई लेगा भी नहीं। और ईरान को 20% कम निर्खों पे दे रहा है, यानी जो भी अगर फर्ज कीजिए इंटरनेशनल मार्केट में $100 का एक बैरल है, हाँ, तो 80 की ले रहे हैं। वो 80 के ले रहे हैं ये चीन वाले। तो इसमें ख्याल ये था कि चीन ईरान की मदद भी ज़्यादा करेगा, लेकिन चीन ने इस दौरान उन सैंक्शंस को कबूल किया हुआ है जो अमेरिका ने आयद की हुई है या अक़वाम मुत्तहिदा ने आयद की हुई है, और उन सैंक्शंस को कहीं नहीं तोड़ा है। यानी वो फीफा के रूल्स के तहत खेल रहे हैं। यही हालत रूस की भी है, बल्कि रूस ने कुछ रूल्स इससे भी ज़्यादा नरम रखे हुए हैं अमेरिका को खुश करने के लिए। यूक्रेन की वॉर तक, यूक्रेन की वॉर से पहले, यानी उससे भी 15 साल पहले, ईरान ने रूस को S-300 के पैसे अदा कर दिए थे, दो उनकी बैटरीज के पूरे सिस्टम। रूस ने पैसे ले लिए लेकिन सप्लाईज नहीं की। सप्लाईज उसने पिछले साल आके की हैं, और वो भी मुकम्मल सप्लाईज नहीं, क्योंकि रूस की कंडीशन ये है कि हमारे लोग आके ऑपरेट करेंगे। तो ईरान का कहना नहीं, आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, हम खुद चलाएंगे। तो इसमें ये हुआ कि वो सिस्टम मुकम्मल तौर पे ईरान को मिला नहीं है। तो ये तफसीली बात मैंने पस मंज़र इसलिए बताया है कि ईरान के पास आप ये समझ लीजिए कि एक मौसर दिफाई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं है। इसके अलावा ईरान के पास कोई फ़ज़ाइया मजबूत किस्म की नहीं है। ईरान के पास 4 जनरेशन के भी कोई नहीं, एयरक्राफ्ट उनके नहीं पास तो है। कुछ भी नहीं है फिजाइया में। मतलब F-4 है, जो समझ लीजिए वो टॉम क्रूज जैसे ज़माने के लोग हैं, यानी 80s के नहीं नहीं, ज़माने वो की भी है। अपना 8 जहाज है ना, वो तो 8 जहाज है सिर्फ। अब पता नहीं तो उनके पार्ट्स भी हैं कि नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई फ़िज़ाइया ऐसी नहीं है जो आज के दौर में इसराइल जैसे मुल्क से लड़ सके। तो लिहाजा इस ईरान पर बॉम्बिंग करना, बल्कि इसराइल तो बहुत ताकतवर है। जब सद्दाम हुसैन ने भी बॉम्बिंग की थी, तो उस वक्त भी इस ईरान के पास ज़्यादा लड़ने की सलाहियत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सद्दाम के एक दो एयरक्राफ्ट गिराए थे। जिस तरह आज भी उन्होंने किसी भी तरीके से इसराइल के F-16 या F-35 उनको गिराए हैं। लेकिन कितने गिराए हैं? मैं मुझे एक बात बताएं, हम आ रहे हैं इसराइल के डिफेंस पे। अब मुझे ये बताया जा रहा है
कुछ एनालिस्ट ये बताते हैं कि अमेरिका जो है इतनी जल्दी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स नहीं बना सकता जितनी जल्दी ईरान जो है अपने मिसाइल तैयार करके वहाँ पे फेंक सकता है। अगर ये सिनारियो आता है और अगले 2 हफ्ते तक जब तक कोई अमेरिका नहीं आता या डिसीजन नहीं लेता या कुछ और नहीं होता, तो इसराइल की तो बड़ी सख्त तबाही हो जाएगी। ईरान, आपने ये मैं इधर ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ईरान का ये क्लियर कर दूं कि जब इनके पास फिजाइया नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, तो इसराइल का ये दावा कि हमने उनके स्काइस पे कब्जा कर लिया ये है। और ये ईरान को एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं, ही लेकिन होगा। वो कोई दावे की हैसियत नहीं है। हाँ, ये नहीं नहीं, उसकी वजह कि ईरान इसी के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हमने करना है। अब जहाँ तक ये कि वो ईरान यानी इसराइल का दावा कि हमने उनका ये सिस्टम ख़त्म कर दिया, 25% मिसाइल उड़ा दिए, तो उसका अब यही सबूत है उस इसकी नफ़ी का या इसकी तरदीद का कि ईरान अभी भी मिसाइल मार रहा है। फिर ये कि जो ट्रांसपोर्टर लॉन्च मिसाइल्स के जो मिसाइल्स के लॉन्चर्स जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर जो मूव करते हैं ट्रक की सूरत में या ट्रॉलर की सूरत में, उनको तबाह किया भी जा सकता है और कुछ नहीं भी किया जा सकता। ईरान ने इसके लिए डेकॉयज बना के रखे हुए कि बहुत सारे डेकॉयज उन्होंने तबाह किए, उन्होंने कहा जी हमने उनका सिस्टम तबाह कर दिया, जबकि मिसाइल आ रहे हैं। फिर ये कि ईरान ने साइलोज बनाई हुई हैं। ये यानी एक तो होता है ना अंडरग्राउंड गोदाम बनाया होता है, एक होता है कि अंडरग्राउंड मिसाइल चलेगा और वो एक कुएं की सूरत में बाहर निकलेगा, कुएं से जैसा कोई चीज़ सीधे रॉकेट बाहर निकलता है, वो निकलता हुआ सीधा अपने निशाने पे जाके हिट करेगा। तो इन साइलोज को वो कितना तबाह कर सकते हैं? फर्ज कीजिए वहां पे उन्होंने बॉम्बिंग कर भी दी, तो उसको 2 दिन से आप बुलडोजर से हटा के साफ कर सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और बाकी है कि अंडरग्राउंड जो अगर वहाँ पे होता है तो वो उसको भी संभाल सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड अगर इसराइल ने कोई भी कामयाब हमला किया होता, तो उसका जो सेकंड जो बॉम्बिंग होती है ना या धमाके होते हैं वो बहुत शदीद होते हैं। यानी एक धमाका वो जो इसराइल के मिसाइल का होता है, उसके बाद वहाँ पे 1000 1500 धमाके होने चाहिए अगर वो उन्होंने किसी गोदाम को यानी गोडाउन को या स्टॉक पाइल्स को उड़ाया है। तो ऐसा अभी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि कहीं इसराइल के धमाके से या उसके मिसाइल से सेकंड लेवल का बड़ा पावरफुल ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं सुना। अब जो अगर इसराइल की तरफ जो आपने नुक्ता किया है, ये सब वेस्ट में यही बहस हो रही है कि इन एयर ड्रोम या एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। आमतौर पे लोग जो हैं वो तवक्को नहीं करते कि इस तरह की ये जंग अपनी नौयत की पहली हो रही है इस दौर में। ये नहीं, ऐसा सिस्टम यूक्रेन में भी नहीं है और रूस में भी नहीं है जो कि इसराइल में लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक पूरा फलसफा है कि क्यों इसराइल ने ये सोच के सरा रखा हुआ था, मैं उस पर भी नहीं आना चाहता, लेकिन ये कि इसराइल की सप्लाईज डेफिनेटली कम हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूं कि फर्ज कीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एक हाइपोथेटिकली करेक्ट है, कि अगर फर्ज कीजिए ईरान को अपने 100 200 मिसाइल मारने के लिए एक 90 मिलियन या 100 मिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, तो इसराइल को उन्हीं मिसाइल्स को रोकने के लिए सिर्फ 2 अरब डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। 2 अरब डॉलर्स के मालियत के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें। इतने इतने ये रॉकेट और थार्ड मिसाइल्स या डेविड स्लिंग या एरो 1 एरो 2 के मिसाइल की जो मालियत होगी वो 2 अरब डॉलर्स की होगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल हर रोज़ अपने दिफा के लिए तकरीबन 2 अरब या शायद इससे भी ज़्यादा मिसाइल खर्च कर रहा है एयर डिफेंस में। जबकि वो अब अपनी वो भी राशनिंग कर रहे हैं, ईरान भी राशनिंग कर रहा है, वो भी राशनिंग कर रहे हैं कि अब हर मिसाइल पे छोटे मिसाइल को जाने दिया जाए। यानी अब ये नौयत आ गई हुई है क्योंकि तबाही बहुत इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। और आपने बड़ा सही इशारा किया, ये जो हाफ अ ट्रिलियन डॉलर्स का जो नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का इसराइल का, ये वो है जो इस बॉम्बिंग से हुआ है। इस पूरी जंग के नतीजे में जो और नुकसान हो रहा होगा या बाद में कैलकुलेट होगा वो पता नहीं कितना जाएगा। तो ये स्कॉट रिटर जो है साबिक यूएन इंस्पेक्टर, उन्होंने ये फिगर भी दिया है। लेकिन मुझे एक बात ये बताइएगा, अच्छा सवाल 3 है, मैं एक ही गो में आपसे पूछ लेता हूँ। ईरान की चाल क्या होगी, इजराइल की अगली चाल क्या होगी, दुनिया की अगली चाल क्या होगी, और इस जंग का अंजाम आप क्या देख रहे हैं और कब तक देख रहे हैं? आपने बस सारी जंग का अहवाल पूछ लिया है तीन तीन सवालों में। दैट्स ट्रू।
अ, देखिए, जो ईरान की अगली चाल जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ईरान में एक जो चीज़ जो मगरिब देख रहा था कि रिजीम चेंज होगी या लोग उठ खड़े होंगे, ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कल जुमा था, तो वहाँ पे जुमे के बाद लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले और उन्होंने इस हुकूमत यानी इनकलाबी नहीं, वो तो इस्लामी। अब उन्होंने उस हुकूमत को पक्का कर दिया है। जैसे इंडिया ने जब हमला किया है तो उसने सडनली मियाँ शहबाज शरीफ को और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ बना दिया उसने। बिल्कुल। तो ऐसा ही वहाँ पे हुआ है, लिहाजा रिजीम चेंज का खाता ख़त्म है। अब इम्कान ये है कि ईरान में एक ये जो सॉलिड हो गए हैं लोग अपने क़यादत के साथ, तो रिजीम चेंज तो छोड़ दें। अब गवर्नमेंट ने यानी उनकी हुकूमत की पॉलिसी या दिफाई इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये डिसाइड करना है कि वो जंग को कितना आगे बढ़ाएंगे। अभी वो चल रहे हैं यानी सजील 3 या खुर्रम शहर 4 जो भी ये मिसाइल है, इस किस्म की टेक्नोलॉजी को वो कभी कभी यूज़ करेंगे, दूसरे मिसाइल ज़्यादा करेंगे, और इसराइल हस्बे मामूल वहाँ पे हमले करता रहेगा। ठीक है। उससे वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है वो फिलहाल नज़र आ रहा है कि सिवाय शहरी इलाकों के वो कोई और बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सके अभी तक। उन ईरान का कोई जौहरी या न्यूक्लियर पावर प्लांट या रीप्रोसेसिंग यूनिट तो उनके पास एक इराक में है। इराक वाला नहीं, ईरान एक जगह, काफ दूसरा वाला, तो वहाँ पर है। और या फरदो में या बुशहर में या इस तरह जो और बहुत सारे नाम हैं, अभी तक किसी को मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म नहीं कर सके, तबाह नहीं कर सके। सिर्फ नातान्स में उनका बम जो गिरा है उससे ऊपर की सतह पे नुकसान पहुंचाया है, नीचे की सतह पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन ये कि कुछ लोग कह रहे थे वहाँ पे रेडिएशंस जो हैं वो निकली हैं बाहर, तो IAEA ने अभी तक उसकी तस्दीक नहीं की। इसका मतलब है कि सब्सटेंशियल लॉस कहीं भी नहीं हुआ है। अब इसमें ये लग रहा है कि ईरान की जो क़यादत है वो पैनिक में नहीं है, तो अब वो सब्र और सुकून के साथ ये इसराइल को खिला रहे हैं। यानी वो आप यूँ कह लें कि वो रोज़ाना शायद किसी दिन 3 मिसाइल मार दे, किसी दिन 30 मिसाइल मार दे, किसी दिन 300 मिसाइल मार दे। अनप्रडिक्टेबिलिटी वो रखेंगे, लेकिन वो मिसाइल मारते रहेंगे। और ईरान के पास कितने मिसाइल हैं ये दुनिया के लिए एक मुइम्मा है। अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के पास शायद 2000 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज के मिसाइल, जिनमें आप कह लेंगे शहाब है, कदर है, या ये गदर नहीं, ये कदर है, नहीं, ये मुझे तो लगता है हज़ारों में ये तादाद। ये लाखों में है। मैं आपको तिहाई ठोस सतह पे बता रहा हूँ। मगरबी मीडिया एक अलग अपनी गेम खेलता है, लेकिन जो अगर उनकी प्रेपरेशन देखें ना, जो उनका समझे कि जिस तरह आपके यहाँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहा जाता है कि फादर ऑफ द बॉम्ब जो है, ईरान में जो फादर ऑफ द मिसाइल है ना, उसको मरे हुए भी आज से समझे 16 साल हो चुके हुए हैं। ही डाइड इन 2009। तो वो उससे पहले उनका एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, और ये जो इससे जो सजील इस्तेमाल हुआ है उसका प्रोटोटाइप उसने 2009 से पहले, नहीं 2008 या 7 में बनाया था उस आदमी ने। उसका नाम है हसन तेहरानी मुकद्दम। ये खुद एक इंजीनियर था और ये बड़ा डेडिकेटेड आदमी था, और इसने मतलब बहुत ही क्रिएटिव आदमी था, आप समझ लें। वो अपने साथ एक बहुत बड़ी टीम बन छोड़ के गया हुआ है। यानी ये जो हलाकतों से लोग समझ रहे हैं कि अगर हम उनकी क़यादत डिकैपिटेट करते तो मसला ख़त्म हो जाएगा, ये डिकैपिटेशन वाला मसला ही नहीं है। मैं इस पे अगर आप मुझे सिर्फ मैं एक नाम लूँगा, एक नरगिस बकलौची करके नाम है, जी हाँ। इनका अभी एक आर्टिकल शाया हुआ टाइम मैगजीन में, जी। वो ज़रूर पढ़ें, लोगों को कहें पढ़ें। उसने शी इज़ नॉट यानी प्रो ईरान नहीं है वो, प्रो मतलब प्रो इनकलाब नहीं है, प्रो इस्लाम नहीं है। ये वो ईरानी है जो सेकुलर होकर अमेरिका में आबाद या बरतानिया में आबाद, मगरब में आके आबाद हो गए, और ईरान को बल्कि गाली इस देते रजीम के तो खिलाफ हैं वो। बिल्कुल खिलाफ है। उसने एक तज्जिया लिखा है कि आप कुछ भी कर लें, आप रजीम चेंज हमलों से नहीं कर सकेंगे, इससे वो और भी मजबूत होंगे। और उसने उसके 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 नाउ व्हाट इज उसने इजराइल्स ऑब्जेक्टिव? वो तो अब बैकफायर हो गया, न्यूक्लियर तो हाँ, है नहीं, ईरान गले पड़ गया, अब वो क्या करे इजराइल? अब इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है, और मेरे ख्याल में सिर्फ इसराइल का ऑब्जेक्टिव नहीं, शायद ये डोनाल्ड ट्रंप का भी ऑब्जेक्टिव है और था, या शायद रहे। लेकिन होता है कि आपके जंग जब शुरू होती तो आपके मंसूबे आपके हाथ में होते हैं, जब जंग शुरू हो जाती है तो मंसूबे सबसे पहले, सच के बाद दूसरे मंसूबे होते हैं जो कैजुअलिटीज होते हैं, फिर आपको फौरन
वो कहते हैं ना एक्सपीडियंसीज पे जाना पड़ता है। अच्छा ये नहीं हो रहा तो फिर ये करो, ये नहीं हो रहा तो ये करो। तो इनकी एक्सपीडियंसी ये थी कि इसराइल हमले करके ईरान को पहले हल्ले में इतना वीक कर देगा कि वहां पे लोग खड़े होंगे, हम्म, और फिर उसके बाद रिजीम चेंज करने अमेरिका की फौजें जाएंगी वहां पे, जिस तरह के इराक में गई थी। हम्म, पता नहीं किस अहमक ने ये मंसूबा बनाया। ये सिर्फ तबाही का मंसूबा है, इसमें कोई तामीर नहीं है। तो अब वहां पे इवन अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जो एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो ईरानी हैं, और जो अगेन वही कि वो ईरानी जो अमेरिका के साथ है और ईरान की रजीम के खिलाफ है। अब वो लिख रहे हैं कि अब ईरान में सबसे बड़ा खौफ जिसने सब लोगों को मुत्तहद कर दिया है वो ये है कि अगर इसराइल कामयाब होता है तो ईरान की सीरियाफिकेशन ना हो जाए। सीरियाफिकेशन आप समझ जाएं हम्म, कि रजीम चेंज नहीं हुई लेकिन वहां पे इतनी सिविल वॉर होगी कि मुल्क मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा, जो कि सीरिया के साथ हुआ। कि 2011 में जो वहां पे अरब अपराइजिंग के नाम पे लोग खड़े हुए थे, हम्म। वो 2024 तक वही हुकूमत रही, लेकिन मुल्क तबाह से तबाह होता चला गया। तो वैसे अब ईरान सकलैन साहब, आप अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जानते हैं। मैं तो ज़रा पेंडू आदमी हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता कि लिबिया में कदाफ़ी की हुकूमत गुरानी थी तो अलकायदा को पैसे दिए जा रहे थे, जबकि अफ़गानिस्तान में उसी अलकायदा से लड़ाई हो रही थी। बशार अल असद की हुकूमत गिरानी थी तो आइसिस और इसराइल एक साथ यानी लड़ रहे थे उसके खिलाफ, जबकि वैसे आइसिस जो है वो एक मेनेस है। तो मुझे तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, मुझे तो सच्ची बात है। बशीर साहब, आप बहुत ज़बरदस्त जानते हैं। आपने जो बातें बड़े मासूमाना अंदाज में कही हैं, यही गहरी सच्चाई है। हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। लिबिया, मैं उधर उस मौजू पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि लिबिया में इनको ये अलकायदा को लेकर आए। लेकिन अलकायदा भी ये जो सारे जो लोग हैं अलकायदा के, या हैत तहरीर शाम, या हमारे तालिबान, या उधर के दहशतगर्द, ये जो इस किस्म के जो लोग हैं, ये इनको अमेरिका मदद भी कर देता है और इनको मारता भी है। इसको मैंने बहुत पहले एक बार डेविड, एक यहाँ पे थे ब्रिटिश एक एम्बेसडर, उनके सामने सवाल रखा था, वो बिल्कुल गोलमोल कर गए। तो वो मेरा सवाल यही था कि आप लोग जो इन दहशतगर्दों को मारते हैं, ये उनको एलिमिनेट करने के लिए नहीं मारते हैं, बल्कि उनको कंट्रोल करने के लिए मारते हैं। अगर वो आपके हाथ से निकल जाते हैं तो आप उनको बॉम्बिंग करते हैं, और जब तक वो आपके इशारों पे चलते रहते हैं आप उनको बॉम्बिंग नहीं करते हैं। तो ये खैर एक दूसरा मौजू, इस पे मैं भी नहीं आता। तो ईरान में ये ईरान की जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये भी मजबूत एक रिजीम चल रही है। और लास्ट मिनट है मेरे पास, मुझे सब ये बताएं, जंग आप कब देख रहे हैं ख़त्म होती हुई? आखिरी 1 मिनट है। 1 मिनट में मुझे सिर्फ में बोलेंगे नहीं आप। हम्म, 1 मिनट में ये है कि इसराइल में ईरान के मुसलसल मिज़ाइलों की वजह से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनकी सप्लाईज कम हो रही हैं, और इसमें इम्कान ये है कि अमेरिका कूदे। और अगर अमेरिका ये कूदता है तो ये इस जंग की बिल्कुल एक नई शक्ल आएगी, जिसमें चीन और रूस जो अभी तक हाशिए पे खड़े हैं, शायद ये भी कूदें। और यही चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक रोके हुए है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या इसराइल को बड़ी कामयाबी मिलती है या नहीं। और अगर इसराइल को बड़ी कामयाबी अभी भी नहीं मिलती और इसराइल एग्जॉस्ट नज़र आता है, तो डोनाल्ड ट्रंप हमला नहीं करेंगे, वरना डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को बचाने के लिए ज़रूर कूदेंगे। ऑन ए लाइटर नोट, आई वुड लाइक टू फिनिश ऑन ए लाइटर नोट। बट लाइटर तो नहीं है तो बड़ा हैवी नोट, लेकिन अब सकलैन साहब आप क्योंकि यकीन नहीं करते तो ना करें, लेकिन बाबा वंगा की प्रिडिक्शन है कि 2025 वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। यानी ये बाबा वंगा की एक प्रिडिक्शन है। इन केस यू आर इनटू नोस्ट्राडामस, इन केस यू आर इनटू प्रोफेसीज, in case you are into Baba Vanga, then that's a very, very ominous prediction to, think about. But हो ये अगर रहा है। अगर अगर आप इस पे कहते हैं, वैसे एक फिक्रा कहूँगा। जी, अगर मैं प्रोफेसिस पे तो नहीं मानता, लेकिन जो दोनों तरफ, इसमें बल्कि 3 ममालिक में ये इंतज़ार हो रहा है कि उनका उनका मसाहिया आएगा। इवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस समझ रहे कि उनके हज़रत ईसा आने वाले हैं। इसराइल में ये समझा जा रहा है कि यहूदियों के मसीहा आने वाले हैं। और ईरान में ये समझा जा रहा है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। जैसे तो अब इस ईरान सब में नहीं है, ये काफ़ी मुसलमान ममालिक में समझा जा रहा चलो, है। जैसा पाकिस्तान भी है। हम्म, ठीक है, वो फेयर इनफ, एवरी पर्सन टू देयर ओन बिलीफ एंड वट एवर वर्क्स फॉर देम। बट सकलैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप सुन रहे थे सकलैन इमाम की गुफ्तगू, बहुत ही सैर हासिल थी। और ख़ास तौर जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी और इसराइल की जो लेवल्स ऑफ एग्जॉशन है उनके मतलब आपको भी पता चला होगा। मुझे इजाज़त दें, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।